हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपा। दोस्तों, आज से हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हिंदी की फर्स्ट वीडियो है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। गाइस, हम लोग हिंदी को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। आज हम हिंदी के सबसे बेसिक टॉपिक वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी बन जाए, क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के अगर पूछ रहा है फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रट रहे हैं, हाँ इसका ये होता है, इसका ऐसे होता है, तो एग्ज़ामिनर भी बहुत चालाक टाइप के होते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन को इतना इजी होते हुए भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। स्टार्ट करते हैं हम हिंदी की वर्णमाला से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, आप सबको पता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर 52 हो जाएगा। अब हम जानते हैं वर्ड क्या होते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ड कहलाते हैं। वर्ड को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी ध्वनि। मुख से निकलने पर प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द। वर्णों के सार्थक एवं सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। आप इसको इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पानी, राम, अनाज आदि। नेक्स्ट है हमारा पद। पद क्या होता है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्यों में जिस भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? पद होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको शब्द और पद में अंतर बता देते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। शब्द तथा पद में यही अंतर होता है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं तथा पद वाक्य में मिलते हैं। यही इसमें डिफरेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा वाक्य। वाक्यों के समूह को शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका अर्थ सार्थक हो। जैसे राम घर जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि राम घर जा रहा है, ये सब एक एक शब्द है। जैसे राम एक शब्द है, घर जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक शब्द हैं। इन शब्दों को एक साथ एक समूह में रख दिया गया है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं? वाक्य हो गए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि किन्हीं भी शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि मान लीजिए यही हमारे शब्द है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि जा, है, रहा, राम, घर, ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो शब्दों का समूह वही हमारा वाक्य कहलाएगा, जिसका एक सार्थक रूप हो, जिसका कुछ ना कुछ सेंस निकलता हो, अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्ण के भेद। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। यहाँ पे इस वीडियो में हम बेसिकली स्वर की ही बात करेंगे। स्वर को कितने आधारों पे बांटा गया है, सारे आधारों के बारे में हम इसको चेक करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो पहला है हमारा स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पे मैंने लिख लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन में आपको दे देगा 11, 12, 13, 14। मैक्सिमम स्टूडेंट 13 पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 पे गलत होगा, क्योंकि स्वरों की संख्या अगर बोल रहा है तो आप 13 क्लिक करिए, और कुल स्वरों की संख्या बोल रहा है तो वहाँ पे आप 13 क्लिक करिए। यहाँ पे जो अंग और अह होते हैं स्वर में, उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। अब स्वर की भेद हम देख लेते हैं कि स्वर के भेद किन किन आधारों पे किया गया है और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैंने रखा है उच्चारण समय मात्रा के आधार पर।
उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लूत स्वर होता है। सबसे पहले बात हम करेंगे हर्ष स्वर की। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट में आप लोग को कुछ लिखा है, इसको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हर्ष स्वर न देकर लघु, मूल या एक मात्रिक स्वर भी दे देता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर्ष स्वर को ही लघु स्वर, मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लूत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। सबसे अधिक का मतलब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर को हम प्लूत स्वर कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे में ओम का उच्चारण करके आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना समय लग रहा है। एक बात मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि जो प्लूत स्वर होते हैं ना, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग मैक्सिमम संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट प्रकृति के आधार पर। दोस्तों, प्रकृति के आधार पे जो हमारे स्वर के भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मूल स्वर और दूसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। मूल स्वर जानेंगे कि क्या होते हैं, तो ये वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण एक श्वास में एक ही स्थान पर होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे संयुक्त स्वर। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक होता है पर साधन 2 होते हैं और संधि द्वारा निष्पन्न होता है। इसके नाम में ही देखिए संयुक्त का मतलब होता है मिलना, जुड़ाव, और यहाँ पे संधि का भी मतलब होता है मिलना। मतलब ये ऐसे स्वर होते हैं जो कि 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हें स्वर संधि भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे ए ओ और ओ। इसको मैं आपको स्पष्ट करके बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण भी लिख दिया है, इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। जो ए है वो ए प्लस ई से बना है, अ ए से ए बना है, अ उ से ओ बना है, अ ओ से औ बनाना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुनासिक की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट है हमारा अनुनासिक की दृष्टि से। अनुनासिक की दृष्टि से भी हमारे जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सानुनासिक और दूसरा होता है हमारा निम्नुनासिक स्वर। सानुनासिक स्वर हम पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है वो हमारे सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। नासिका का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। नासिका का मतलब होता है नाक, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं और हमारे जो उच्चारण होते हैं वो नाक से आवाज़ निकलती है, उसे हम कहते हैं सानुनासिक स्वर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण नासिका की सहायता से नहीं किए जाते हैं, यानी ऐसे स्वर जिनमें हमारे नाक की कोई भी यूज़ नहीं होता है, वो हमारे निम्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ से लेकर अ तक इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट है उच्चारण स्थान के आधार पर। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने पहला जो आधार बताया था वो था उच्चारण समय मात्रा के आधार पर, लेकिन यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे उच्चारण स्थान की बात है। वहाँ पे उच्चारण के स्थान पे था, लेकिन यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पे 6 तरह के हो जाएंगे। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। जिसमें आता है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। कंठ, तालु, कंठोष्ठ। कंठ के कैटेगरी में आता है, तालु में ई आता है, मूर्धा में री आता है, ओष्ठ में ऊ आता है, कंठ तालु में ए आता है, कंठोष्ठ में ए ओ और औ आता है। यहाँ पे जो कंठ तालु है इसको
ऑप्शन में कभी कभी कंठ तालव्य के नाम से भी दे देता है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर तथा प्रयत्न के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पे भी हमारे स्वरों का भेद 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। सो यहाँ पे हम लोग अग्र स्वर की बात करते हैं। अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, जैसे ई ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो इनकी उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, जैसे अ। नोट यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि स्वर का केंद्रीय स्वर किसे कहा जाता है, तो अ स्वर को केंद्रीय स्वर कहा जाता है। अ स्वर को केंद्रीय स्वर कहा जाता है, इसे आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे अ आ उ ओ औ। छठा नंबर हमारा है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पे स्वरों का भेद। तो मुख की आकृति के आधार पे स्वरों के भेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हम पहला देखेंगे संवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, वो हमारे संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यहाँ पे हम अर्ध संवृत की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए और ओ। नेक्स्ट है हमारा विवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, पूर्ण रूप से खुल जाता है, उन्हें हम विवृत कहते हैं, जैसे हमारा होता है ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा अवृत, अविवृत। इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, उन्हें हम अर्धविवृत कहते हैं, जैसे ए और ओ। इसको आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पे 7th नंबर हमारा है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ओठ के आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार और तीसरा होता है हमारा उदासीन। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हम वृत्ताकार की। तो वृत्ताकार जो होता है वो होठों की आकृति, जब हम वृत्ताकार स्वर में जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो होठों की आकृति है ना, वो वृत्त बन जाती है, यानी गोल बन जाती है, जैसे ऊ ओ। आप लोग खुद उच्चारण करके इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे होठ हैं वो गोल बन जाते हैं, यानी वृत्त की आकृति के समान हो जाते हैं। सेकंड नंबर है हमारा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार होठ की आकृति अवृत्ताकार होती है, यानी कि जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं, जैसे ई ए, यानी छोटी बड़ी ए और ए। इनका हम उच्चारण देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदासीन। जो हमारे अ स्वर के उच्चारण होते हैं वो जब हम अ स्वर का उच्चारण करते हैं तो जब हमारे जो होठ होते हैं हमारे, उस टाइम वो हमारे उदासीन होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्वर के भेद रहे हैं। तो स्वरों के भेदों को हम लोग ने 7 तरह से बांटा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी व्यंजन की होगी कि व्यंजन को कितने आधार पे बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।